2 अप्रैल 1982 साउथ अटलांटिक ओशन की ठंडी हवाओं के बीच अचानक इतिहास करवट लेता है। अर्जेंटीना यहां मौजूद फॉकलैंड आइलैंड्स पर जोरदार हमला कर देता है और यहां मौजूद ब्रिटिश मरीन फोर्सेस को हराकर फॉकलैंड आइलैंड्स को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद पूरा का पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही ये खबर ब्रिटेन तक पहुंचती है, पूरा देश गुस्से से उबल पड़ता है। 13,000 किलोमीटर की दूरी, समुद्र की कठिनाइयों और कई हफ्तों के थका देने वाले सफर के बावजूद ब्रिटेन खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी ही एक विशाल ब्रिटिश टास्क फोर्स समुद्र की लहरों को चीरते हुए फॉकलैंड्स की ओर निकल पड़ती है। उसे फॉकलैंड्स पहुंचने में करीब 1 महीने का वक्त लग जाता है और इसके बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच एक भयंकर वॉर शुरू हो जाती है। ब्रिटिश फोर्सेस अर्जेंटीनियन शिप ARA जनरल बेलग्रानो को डुबोकर 323 सैनिकों की जान ले लेती है। जवाबी कार्रवाई करते हुए अर्जेंटीना की सेनाएं भी 2 ब्रिटिश वॉरशिप्स HMS शेफील्ड, HMS कॉवेंट्री और एक मर्चेंट शिप अटलांटिक कॉन्वेयर को समंदर की गहराइयों में पहुंचाकर कई ब्रिटिश सैनिकों की जान ले लेती है। इससे युद्ध और भयानक रूप ले लेता है और देखते ही देखते ये युद्ध 74 दिनों तक खिंच जाता है। इसके असर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया सांसें थामकर इस टकराव को देख रही थी कि आखिर फॉकलैंड आइलैंड्स पर किसका झंडा लहराएगा। आइए जानते हैं 74 दिनों तक चले इस भयंकर फॉकलैंड्स वॉर की पूरी कहानी। आखिर फॉकलैंड आइलैंड्स पर अर्जेंटीना बार बार अपना दावा क्यों करता रहता है? आखिर ऐसा क्या था जो 13,000 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद ब्रिटेन इन निर्जन से आइलैंड्स को खोना नहीं चाहता था और इसके लिए अर्जेंटीना के साथ युद्ध में उतर गया? और आखिरकार इस खूनी टकराव में जीत किसकी हुई? 1982, the iconic images of a war 8,000 miles from home. The Defense Secretary says Britain's got a right to invade the Falklands. Falklands say British forces are poised for the final assault to win back the islands following their capture of the settlements of Darwin and Goose Green. Both Britain and Argentina have suffered heavy losses, a fact neither country is particularly anxious to stress, as both speak of courage, valor, and glory. फॉकलैंड आइलैंड्स साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित है, जो साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट कोस्ट से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। फॉकलैंड 776 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जहां 2 बड़े आइलैंड्स ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के काफी बाद तक इन आइलैंड्स पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज समुद्री मार्ग खोजते हुए अमेरिकास और अटलांटिक ओशन तक पहुंचे तो उन्हें इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आई। अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था और इस पर कब्जे के लिए यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लग गई थी। ऐसे में साउथ अटलांटिक ओशन में मौजूद फॉकलैंड आइलैंड्स एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक स्टॉप माने गए। यहाँ नेवल, एयर और आर्मी बेस बनाकर यूरोपियन कंट्रीज अपने जहाजों और रूट्स पर बड़ा एडवांटेज हासिल कर सकती थी। ऐसे में धीरे धीरे फॉकलैंड आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। सबसे पहले साल 1690 में ब्रिटिश कैप्टन जॉन स्ट्रॉन्ग ने इन आइलैंड्स को विजिट किया और उन्होंने ही इन्हें फॉकलैंड आइलैंड्स नाम दिया। इसके बाद करीब 70 साल तक यहाँ कोई हलचल नहीं हुई। साल 1764 में फ्रेंच एक्सप्लोरर्स यहाँ के ईस्ट फॉकलैंड पहुंचे और वहाँ पोर्ट लुइस नाम का सेटलमेंट स्टैब्लिश किया। अगले साल ब्रिटिश ने भी फॉकलैंड्स तक अपनी पहुंच बना ली और वेस्ट फॉकलैंड में पोर्ट एगमोंट नाम का एक सेटलमेंट सेटअप किया। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड्स यूरोप से करीब 13,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ बनाए सेटलमेंट्स और इस एरिया पर कंट्रोल बनाए रखना काफी मुश्किल था। इस वजह से फ्रांस का जल्दी ही इस आइलैंड से मोह भंग हो गया और उसने साल 1767 में अपने हिस्से का फॉकलैंड स्पेन को बेच दिया। स्पेन सैकड़ों साल पहले से ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कई बड़े हिस्सों में अपनी कॉलोनीज बना चुका था, जिसमें एक देश यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ द रिवर प्लेट भी था, जिसे अब अर्जेंटीना के नाम से जाना जाता है। ईस्ट फॉकलैंड्स पर कब्जे के बाद स्पेन ने पोर्ट लुइस का नाम बदलकर पोर्तो सोलेदाद कर दिया और जल्दी ही पूरे फॉकलैंड को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें ब्रिटेन का सेटलमेंट पोर्ट एगमोंट भी शामिल था। इस वजह से 1770 में स्पेन और ब्रिटेन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन बातचीत के जरिए दोनों ने जल्दी ही मामला सुलझा लिया और स्पेन ने पोर्ट एगमोंट ब्रिटेन को वापस लौटा दिया। हालांकि कुछ साल बाद इकोनॉमिक प्रेशर्स और दूसरी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज की वजह से ब्रिटेन ने पोर्ट एगमोंट छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने वहां अपना झंडा और एक प्लेग छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने आइलैंड्स पर अपने सोवेरेनिटी क्लेम का जिक्र किया था।
स्पेन भी यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। साउथ अमेरिका में उसकी सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए उसने 1811 में ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड्स खाली कर दिया। इसके 5 साल बाद 1816 में फॉकलैंड्स आइलैंड से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद अर्जेंटीना भी स्पेन से आजाद हो गया। फॉकलैंड आइलैंड्स का पूरा इलाका अर्जेंटीनियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा था, इसलिए आजाद होने के तुरंत बाद अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड्स पर सोवेनिटी क्लेम करना शुरू कर दिया। अर्जेंटीना ने फॉकलैंड्स पर पहले एक मिलिट्री शिप भेजा और फिर कुछ टाइम बाद लुइस वर्नेट नाम के अपने एक व्यापारी को यहाँ सेटलमेंट स्टैब्लिश करने भेजा। इसके बाद साल 1828 में अर्जेंटीना ने फॉकलैंड्स को अपनी सोवेनिटी के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिक्लेयर कर दिया और वर्नेट को यहाँ का गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनने के बाद वर्नेट ने अमेरिकन शिप्स को फॉकलैंड्स में फिशिंग करने से रोक दिया और शिप्स को सीज कर लिया। इससे अमेरिका गुस्से में आ गया और साल 1831 में यूएस नेवी ने फॉकलैंड्स के पुएर्तो सोलेदाद पर हमला कर अर्जेंटीना को काफी नुकसान पहुंचाया। उस समय ब्रिटेन तेजी से अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहा था। ऐसे में फॉकलैंड्स पर अर्जेंटीना के कंट्रोल को कमजोर पड़ते देखकर ब्रिटेन 1833 में एक बार फिर से फॉकलैंड्स पर अपनी सोवेनिटी को एस्टैब्लिश करने का फैसला करता है। इसके बाद ब्रिटिश नेवी पुएर्तो सोलेदाद पर कब्जा कर लेती है और वहां मौजूद अर्जेंटीनियंस को खदेड़ देती है। वहां के अर्जेंटीनी लोगों की जगह ब्रिटेन और दूसरे इलाकों से आए लोग बसाए जाते हैं ताकि ब्रिटेन का होल्ड उस पर और भी स्ट्रांग हो सके। ब्रिटेन यहां अपनी परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिश करने के बाद इसके एक पार्ट स्टैनली को फॉकलैंड्स की कैपिटल बना देता है, लेकिन इसके बावजूद अर्जेंटीना ने आइलैंड्स पर अपना क्लेम करना नहीं छोड़ा और यही क्लेम आगे चलकर दोनों देशों के बीच एक बड़े युद्ध का कारण बनने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी। एक साथ अपनी कई कॉलोनीज को संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने आजादी की लड़ाई तेज कर दी और ब्रिटेन से आजादी पाली। इंडिया, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकन देशों की फ्रीडम से अर्जेंटीना को लगा कि ब्रिटेन फॉकलैंड से भी वापस लौट जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटेन फॉकलैंड आइलैंड्स को अपनी ओवरसीज टेरिटरी के रूप में देखता था। वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना फॉकलैंड्स को अपना स्वाभाविक विस्तार मानता था, क्योंकि ये साउथ अमेरिका के कोस्ट से केवल 480 किलोमीटर दूर था और अर्जेंटीनियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा भी माना जाता था। इसलिए अर्जेंटीना का मानना था कि फॉकलैंड आइलैंड्स उसको बिलोंग करता है और ब्रिटेन ने साल 1833 में इसे जबरदस्ती सीज करके उस पर अपने लोग बसा दिए थे। इसी के चलते जब भी अर्जेंटीना के साथ इस आइलैंड्स के यूनिफिकेशन की बात उठती थी तो वहां के लोग इसका विरोध करते थे। ब्रिटेन इसे अपना हिस्सा बताने के लिए यूएन चार्टर के आर्टिकल 73 को अपना मुख्य आधार बनाता था, जिसमें कॉलोनीज के निवासियों की इच्छा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी। लेकिन अर्जेंटीना के लोगों में फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर नेशनलिज्म इतना ज्यादा था कि वो इसे ब्रिटेन की कॉलोनियल मानसिकता का सिंबल बताकर फॉकलैंड आइलैंड्स को अपनी लॉस्ट टेरिटरी कहने लगे। 1960s आते आते ये विवाद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। यूएन ने इस मामले में दखल देते हुए 1965 में रेजोल्यूशन 2065 पास किया, जिसमें फॉकलैंड्स को डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और ब्रिटेन और अर्जेंटीना से पीसफुल नेगोशिएशन की अपील की गई। इसके बाद तनाव कम करने की कोशिश शुरू हो गई। साल 1971 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड्स में एयर एंड सी कम्युनिकेशंस, पोस्टल सर्विसेज, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की बात पर अग्री हो गए। इसी समझौते के तहत साल 1972 में अर्जेंटीना ने कैपिटल सिटी स्टैनली में एक टेम्पररी एयरफील्ड भी डेवलप किया। लेकिन जब भी अर्जेंटीना ब्रिटेन से इस आइलैंड्स पर सोवेनिटी की बात करता, ब्रिटेन पहले यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने का बहाना करके बात को टाल देता था। ऐसे में धीरे धीरे अर्जेंटीना को महसूस होने लगा कि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के ब्रिटेन उसे उसका हिस्सा कभी नहीं लौटाएगा। इसी बीच अर्जेंटीना की राजनीति में बड़ा बदलाव आता है। 1976 में जनरल जॉर्ज राफेल विदेला ने मिलिट्री कू करके अर्जेंटीना की सत्ता हथिया ली और वहां जुंटा गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। सत्ता संभालते ही जुंटा गवर्नमेंट ने विरोधियों के खिलाफ वायलेंट कैंपेन चलाया, जिसके चलते सरकार विरोधी हजारों लोगों को गिरफ्तार कर मार दिया गया और हजारों लोग गायब कर दिए गए। इसके साथ साथ उस समय अर्जेंटीना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस और सिविल अनरेस्ट से भी गुजर रहा था। जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था और ऐसे में गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फॉकलैंड्स के मुद्दे को नेशनल प्राइड के रूप में उछालना शुरू किया। मीडिया, स्कूल करिकुलम और पब्लिक कैंपेन्स में फॉकलैंड्स को मालविनास अर्जेंटीनास कहा जाने लगा और ब्रिटेन को समुद्री लुटेरा बताया गया। क्योंकि अर्जेंटीनियन लोग भी फॉकलैंड आइलैंड्स को अपना हिस्सा मानते थे, इसलिए पब्लिक भी फॉकलैंड्स को लेकर सरकार के समर्थन में आ गई।
उधर ब्रिटेन भी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और उसे डिफेंस बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही थी। इन डिफेंस कट्स का असर फॉकलैंड्स की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। अब फॉकलैंड्स की सुरक्षा ब्रिटिश रॉयल मरीन्स की एक छोटी सी टुकड़ी के भरोसे थी। पेट्रोलिंग के लिए भी यहाँ केवल एक वॉरशिप HMS एंड्योरेंस मौजूद थी और उसे भी 15 अप्रैल 1982 तक डीकमीशन करने का प्लान था। अर्जेंटीना को यह सब देखकर लगने लगा कि ब्रिटेन अब फॉकलैंड्स पर अपना कब्जा बनाए रखने में कैपेबल नहीं है। इसी सोच की वजह से उन्हें आइलैंड्स को वापस अपने कंट्रोल में लेने का ये सही वक्त लगा। दिसंबर 1981 में अर्जेंटीना के मिलिट्री रिजीम में बदलाव हुआ और जनरल लियोपोल्डो गैल्टिएरी नए जुंटा लीडर और डे फैक्टो प्रेसिडेंट बने। उनके साथ एयर ब्रिगेडियर बासिलियो लामी डोजो और एडमिरल जॉर्ज अनाया सत्ता में आए। जॉर्ज अनाया फॉकलैंड्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए मिलिट्री सॉल्यूशन के सबसे बड़े सपोर्टर थे और मानते थे कि ब्रिटेन 13,000 किलोमीटर दूर होने की वजह से कभी मिलिट्री जवाब नहीं दे पाएगा। यहीं से अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड्स को वापस से कैप्चर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। फॉकलैंड से 1400 किलोमीटर की दूरी पर साउथ जॉर्जिया आइलैंड है, जो तब फॉकलैंड आइलैंड्स के डिपेंडेंसीज का हिस्सा था। अर्जेंटीना न सिर्फ फॉकलैंड्स बल्कि साउथ जॉर्जिया पर भी अपना अधिकार मानता था, इसलिए उसका ध्यान उसे भी अपने कंट्रोल में करने पर था। 19 मार्च 1982 को कुछ अर्जेंटीनियन स्क्रैप मेटल वर्कर्स साउथ जॉर्जिया पर कब्जा कर अर्जेंटीना का झंडा फहरा देते हैं। इसके जवाब में ब्रिटेन फॉकलैंड आइलैंड्स पर मौजूद अपने इकलौते वॉरशिप HMS एंड्योरेंस को साउथ जॉर्जिया की तरफ भेज देता है। ब्रिटिश वॉरशिप का फॉकलैंड से हटना अर्जेंटीना को एक बहुत अच्छा मौका लगा और उसने 2 अप्रैल 1982 को फॉकलैंड आइलैंड्स को अपने कब्जे में करने के लिए उस पर फुल फ्लेज अटैक कर दिया। यहीं से फॉकलैंड्स वॉर की शुरुआत हो जाती है। अर्जेंटीना ने इसे ऑपरेशन रोसारियो नाम दिया था, जिसके तहत उसके करीब 600 सैनिक फॉकलैंड आइलैंड्स की राजधानी स्टैनली में उतरते हैं और वहां के गवर्नमेंट हाउस की ओर बढ़कर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जेंटीना की 2nd मरीन इन्फेंट्री बटालियन भी अपनी एम्फीबियस व्हीकल्स के साथ वहां पहुंच जाती है। उस समय ब्रिटिश मिलिट्री बेस में केवल 57 रॉयल मरीन्स और कुछ लोकल मिलिशिया मौजूद थे। उन्हीं के सहारे गवर्नर रेक्स हंट ने शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि इतने से सैन्य बल के साथ अर्जेंटीनियन फोर्स को रोकना मुश्किल है। इसलिए अननेसेसरी ब्लडशेड से बचने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। अर्जेंटीनियन सैनिकों ने गवर्नमेंट हाउस पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश फ्लैग उतारकर वहां अर्जेंटीना का झंडा फहरा दिया। अगले दिन तक अर्जेंटीनियन फोर्सेस ने साउथ जॉर्जिया के ईस्ट कोस्ट को भी कैप्चर कर लिया। जैसे ही ये दोनों खबर लंदन पहुंची, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर गुस्से से भर उठी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर फॉकलैंड्स और साउथ जॉर्जिया को वापस लेगा। ब्रिटेन के इस ऑफिशियल स्टैंड के बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 502 पास करके अर्जेंटीना से तुरंत पीछे हटने की मांग की। ये डिप्लोमेटिक लेवल पर ब्रिटेन की जीत थी, लेकिन अर्जेंटीना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फॉकलैंड्स में अपनी पोजीशंस और मजबूत करने लगा। ब्रिटेन आइलैंड्स को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन कॉर्पोरेट लॉन्च करता है, जिसके तहत एक विशाल नेवल टास्क फोर्स तैयार की जाती है, जिसमें ब्रिटिश टास्क फोर्स में कुल 127 जहाज शामिल थे। इनमें 43 रॉयल नेवी के वॉरशिप्स, 22 रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी के जहाज और 62 मर्चेंट शिप्स थे। फॉकलैंड्स ब्रिटेन से 13,000 किलोमीटर दूर था, इसलिए हर जरूरी सामान, खाना, ताज़ा पानी, एविएशन फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज और एम्यूनिशन सब कुछ सैनिकों के साथ इन्हीं जहाजों पर लोड कर दिया गया, क्योंकि इतनी दूरी पर टाइम से रीसप्लाई भेजना लगभग इम्पॉसिबल था। टास्क फोर्स को फॉकलैंड आइलैंड्स तक पहुंचने में वक्त लगने वाला था, इसलिए ब्रिटेन ने निर्णय लिया कि पहले अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड असेंशन आइलैंड पर एक मिलिट्री एयरबेस तैयार किया जाए, ताकि विमानों की रिफ्यूलिंग आसान हो जाए। इसके पीछे एक और कारण ये था कि उस समय ब्रिटेन के पास केवल 42 फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट थे, जबकि अर्जेंटीना फॉकलैंड्स के करीब होने के कारण 122 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकता था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट खासकर छोटे सी हैरियर की रेंज और एंड्योरेंस लिमिटेड थी, इसलिए ब्रिटेन को कैरियर्स की तैनाती बहुत समझदारी से करनी थी। रॉयल एयरफोर्स ने तेजी से काम शुरू किया और मिड अप्रैल 1982 तक एसेंशन आइलैंड पर एक टेम्पररी एयरबेस ऑपरेशनल हो गया। जल्द ही यहाँ एवरो वल्कन BMK-2 बॉम्बर्स, हैनली पेज विक्टर KMK-2 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और मैकडॉनल्ड डगलस फैंटम FGR MK-2 फाइटर्स तैनात किए गए, ताकि बॉम्बर फोर्स को सुरक्षा मिल सके। इस बीच ब्रिटेन ने 19 अप्रैल को अर्जेंटीना से साउथ जॉर्जिया को वापस लेने के लिए ऑपरेशन पैराक्वेट शुरू किया।
उस समय वहां का मौसम बेहद खराब था और चारों तरफ घना कोहरा, तेज हवाएं और बर्फीला माहौल था। इस दौरान 2 ब्रिटिश हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, लेकिन ब्रिटिश टुकड़ियों ने रीग्रुप होकर 24 अप्रैल को साउथ जॉर्जिया पर एक जोरदार हमला बोल दिया। अर्जेंटीनियन सोल्जर्स ने भी कड़ी टक्कर दी। तभी जोरदार घमासान के बीच अगले दिन की सुबह एक अर्जेंटीनियन सबमरीन ARA सांता फे रीसप्लाई लेकर साउथ जॉर्जिया पहुंची, लेकिन वापसी के दौरान इसे HMS एंट्रिम से उड़ान भर रहे एक ब्रिटिश हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड वेसेक्स HAS MK3 पर मौजूद सैनिकों ने देख लिया और उस पर डेप्थ चार्जेस से हमला कर दिया। ब्रिटिश नेवी की HMS प्लायमाउथ और HMS ब्रिलियंट शिप्स ने भी इसे घेर कर इस पर कई टॉर्पीडोज दागे और इसे बुरी तरह से डैमेज कर दिया। यह अर्जेंटीनियन सबमरीन इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि अब वो गोता भी नहीं लगा पा रही थी, इसलिए उसका क्रू उसे साउथ जॉर्जिया की कैपिटल किंग एडवर्ड पॉइंट के जेटी के पास छोड़कर भाग गया। इस सबमरीन पर मौजूद सभी 190 अर्जेंटीनियन सेलर्स ने बिना किसी रेजिस्टेंस के ब्रिटिश फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश सैनिकों ने साउथ जॉर्जिया को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया और वहां वापस ब्रिटेन का झंडा फहरा दिया। अर्जेंटीना अब साउथ जॉर्जिया को तो हार चुका था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर फॉकलैंड आइलैंड्स को वापस ब्रिटेन के कब्जे में नहीं जाने देना चाहता था। उसने काफी तेजी से अपने रिजर्व फोर्सेस को फॉकलैंड आइलैंड्स भेजना शुरू कर दिया। 2 पूरी ब्रिगेड्स, जिनमें 8 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और सपोर्ट यूनिट्स शामिल थे, फॉकलैंड्स पर उतारी गई। मई की शुरुआत तक वहां अर्जेंटाइन ट्रूप्स की संख्या 13,000 हो गई। इस दौरान अर्जेंटीना ने ब्रिगेडियर जनरल मारियो बेंजामिन मेनेंडेज को फॉकलैंड्स का मिलिट्री गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन शटल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो ब्रिटेन और न ही अर्जेंटीना पीछे हटने को तैयार हुआ। ब्रिटेन की सीधी डिमांड थी कि अर्जेंटीना आइलैंड से अनकंडीशनल विड्रॉल करे। वही अर्जेंटीना को लगने लगा था कि भले ही अमेरिका अभी न्यूट्रल होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रिटेन का ही पक्ष लेगा। इस वजह से अर्जेंटीना ने अमेरिकन अथॉरिटी से होने वाली मीटिंग लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दी। जैसा कि अर्जेंटीना को आभास था, अमेरिका ने 30 अप्रैल 1982 को इस युद्ध में पब्लिकली ब्रिटेन को सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। जल्द ही नेटो के कई और देश ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गए और अर्जेंटीना इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ता गया। इस दौरान 1 मई 1982 को ब्रिटिश टास्क फोर्स फॉकलैंड आइलैंड्स तक पहुंच जाती है। ब्रिटिश टास्क फोर्स के फॉकलैंड आइलैंड्स पहुंचने के बाद अर्जेंटीना अपनी पहली बड़ी स्ट्राइक लॉन्च करती है, जिसमें A4 स्काई हॉक्स, IAI डैगर्स, इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरास और मिराज 3 एस्कॉर्ट्स जैसे 36 एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये अर्जेंटीनियन एयरक्राफ्ट ब्रिटिश टास्क फोर्स पर हमला करने पहुंचे, ब्रिटिश सी हैरियर्स ने इंटरसेप्ट करके जल्द ही कई अर्जेंटीनियन एयरक्राफ्ट गिरा दिए, जिनमें डैगर और कैनबेरा एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके बाद ब्रिटिश सी हैरियर और अर्जेंटीनियन मिराज 3 के बीच भयानक एयर कॉम्बैट शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे पर मिसाइल दागते रहे। तभी एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट से छोड़ी गई AIM-9L साइड विंडो मिसाइल ने एक मिराज 3 को सीधा निशाना बनाया और वो वही मिड एयर में तबाह हो गया। कुछ देर बाद अर्जेंटीना का एक दूसरा मिराज फ्यूल की कमी की वजह से तेजी से स्टैनली की ओर लौटने लगा, लेकिन वहां मौजूद अर्जेंटीनियन डिफेंडर्स गलती से अपने ही मिराज को पहचान नहीं पाए और मिसाइल दागकर उसे मार गिराया। जहां एक तरफ फॉकलैंड्स के आसमान में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच एयर वॉर जारी थी, तो वहीं दोनों के बीच समुद्र में नेवल वॉर भी चरम पर पहुंच चुकी थी। 1 मई को जब अर्जेंटीनियन लाइट क्रूजर ARA जनरल बेलग्रानो फॉकलैंड्स के साउथ वेस्ट में मौजूद था, तभी ब्रिटिश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS कॉन्करर ने उसको टोटल एक्सक्लूजन जोन TEZ के बाहर ऑपरेट करते हुए डिटेक्ट कर लिया और उसका पीछा करने लगी। 2 मई 1982 की दोपहर करीब 4 बजे ब्रिटिश सबमरीन HMS कॉन्करर ने अर्जेंटीनियन लाइट क्रूजर ARA जनरल बेलग्रानो पर 3 मार्क A टॉर्पीडोज दागे, जिनमें से 2 क्रूजर को जाकर लगे। इस वार से उसमें कई जगह छेद हो गए और पानी तेजी से भरने लगा। 1 घंटे के अंदर ही जनरल बेलग्रानो साउथ अटलांटिक ओशन की अथाह गहराइयों में समा गया और उसमें मौजूद 323 अर्जेंटीनियन सेलर्स की भी मौत हो गई, जो पूरे युद्ध में अर्जेंटीना की टोटल कैजुअलिटीज का लगभग आधा था। चूंकि ब्रिटेन ने जनरल बेलग्रानो को टोटल एक्सक्लूजन जोन से बाहर निशाना बनाया था, इसलिए लैटिन अमेरिकन देशों ने ब्रिटेन के इस एक्ट की कड़ी आलोचना की। ब्रिटेन के अंदर भी कुछ लोगों ने अपनी ही सरकार को इसके लिए सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कुछ यूरोपियन एलाइज ने भी आगे के युद्ध में ब्रिटेन को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान अमेरिका ब्रिटेन के साथ मजबूती से खड़ा रहा। रणनीतिक रूप से यह घटना बेहद अहम साबित हुई। जनरल बेलग्रानो और उसके क्रू को खोने के बाद अर्जेंटीना का
पूरा नेवल फ्लीट अपने देश के बंदरगाह लौट गया और पूरे युद्ध के दौरान बाहर नहीं निकला। पूरे युद्ध के दौरान केवल डीजल पावर्ड सबमरीन्स ARA सैन लुइस ओकेशनल पेट्रोल्स पर गई, लेकिन वो मॉडर्न ब्रिटिश नेवी को टक्कर देने के लिए काफी नहीं थी। हालांकि जनरल बेलग्रानो के डूबने के सिर्फ 2 दिन बाद अर्जेंटीना ने भी ब्रिटेन को एक बड़ा झटका दिया। 4 मई को अर्जेंटीनियन सेकेंड नेवल एयर फाइटर स्क्वाड्रन ने ब्रिटिश टाइप 42 डिस्ट्रॉयर HMS शेफील्ड पर हमला कर दिया। उन्होंने AM-39 एक्सकोसेट एंटी शिप मिसाइल दागी जो HMS शेफील्ड के बीचों बीच जाकर लगी, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से जहाज में आग लग गई और इसमें 20 क्रू मेंबर्स मारे गए और 24 गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रिटिश नेवी ने फैसला किया कि HMS शेफील्ड को खींचकर एसेंशन एयरबेस तक ले जाया जाएगा, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा था कि 10 मई को जब HMS यारमाउथ उसे खींचकर ले जा रही थी, तभी HMS शेफील्ड फॉकलैंड्स के ईस्ट में डूब गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला मौका था जब रॉयल नेवी का कोई जहाज युद्ध के दौरान डूबा था। इस दौरान अर्जेंटीनियन पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट से लगातार ब्रिटिश वॉरशिप पर बम बरसाते रहे। 21 मई को अर्जेंटीनियन एयरफोर्स ने HMS आर्डेंट पर भारी बमबारी की, जिससे वो भी डूब गया। 26 मई को अर्जेंटीनियन एयरक्राफ्ट्स ने मर्चेंट शिप MV अटलांटिक कन्वेयर पर एक्सकोसेट मिसाइल से हमला किया, जिसमें ब्रिटेन ने अपने 3 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, 5 वेसेक्स हेलीकॉप्टर्स, उनके मेंटेनेंस इक्विपमेंट, रनवे बनाने की मशीनें और फील्ड टेंट्स को खो दिया। ये ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा लॉजिस्टिक झटका था। इस हमले में ब्रिटिश मर्चेंट नेवी कंटेनर शिप अटलांटिक कन्वेयर डूब गया और उसके 12 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ब्रिटिश फोर्सेस के लिए इस पूरे वॉर में सबसे बड़ी मुसीबत अर्जेंटीना की तरफ से दागी जा रही एक्सकोसेट मिसाइल्स थी, और ये एक्सकोसेट मिसाइल्स किसी और की नहीं बल्कि ब्रिटेन के दोस्त फ्रांस की थी। फॉकलैंड्स वॉर से कुछ समय पहले फ्रांस ने अर्जेंटीना को 5 एक्सकोसेट मिसाइलें बेची थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और बाकी नेटो देशों की तरह फ्रांस भी ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गया था। इसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस मिटेरान ने अर्जेंटीना पर हथियारों की बिक्री पर बैन लगाया और ब्रिटिश जहाजों को अफ्रीका के फ्रेंच पोर्ट इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी। इतना ही नहीं, फ्रांस ने अर्जेंटीना को बेचे गए हथियारों की जानकारी भी ब्रिटेन को दी और कोशिश की कि अर्जेंटीना को कहीं से भी और एक्सकोसेट मिसाइल्स ना मिल सके। इसके अलावा फ्रांस ने ब्रिटेन के हैरियर पायलट्स को डिसिमिलर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग देने की अरेंजमेंट्स भी की, जिससे ब्रिटिश हैरियर पायलट्स को उन फ्रेंच एयरक्राफ्ट के खिलाफ अभ्यास करने का मौका मिला जिन्हें अर्जेंटीना युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था। फ्रांस के अलावा अमेरिका भी इस वॉर में ब्रिटेन को भरपूर मदद दे रहा था। अमेरिका ने ब्रिटेन को हैरियर जेट्स के लिए 200 साइड विंडो मिसाइल्स, 8 स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स और मोटर बॉम्ब्स दिए। जब ब्रिटिश टास्क फोर्स अप्रैल 1982 के बीच में एक्सेशन आइलैंड पहुंचा था, तो वहां के अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स खाली थे और लीडिंग असॉल्ट शिप HMS फियरलेस के पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो ठीक से डॉक कर सके। तब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सुपर टैंकर डायवर्ट किया, जिससे लगभग 20 लाख गैलन्स फ्यूल से वहां खड़े जहाजों और आइलैंड के स्टोरेज टैंक्स को भरा गया। अमेरिका ने ब्रिटेन को अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी इस्तेमाल करने दिए ताकि सदर्न ओशन में मौजूद सबमरीन्स और ब्रिटेन के नेवल HQ के बीच सिक्योर कम्युनिकेशंस हो सके। इसके अलावा यूएस ने ब्रिटिश फ्लीट को सैटेलाइट इमेजरी और वेदर फोरकास्ट डेटा भी दिया। इस तरह देखा जाए तो ब्रिटेन जैसा ताकतवर देश अर्जेंटीना के खिलाफ अकेला नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके साथ उसके वेस्ट के कई साथी खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद अर्जेंटीना अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। उसके वार से कई ब्रिटिश जहाज सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि अर्जेंटीनी पायलट बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरकर बम गिराते थे ताकि वो ब्रिटिश एंटी एयरक्राफ्ट तोपों और सी हैरियर जेट से बच सके। इतनी कम ऊंचाई से गिराए गए बम अक्सर एक्सप्लोड नहीं होते थे। ऐसे 13 बॉम्ब्स ब्रिटिश वॉरशिप्स पर गिरे जरूर, लेकिन फटे नहीं। एक बार ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख लॉर्ड क्रेग ने कहा था, अगर उन 13 में से सिर्फ 6 बम भी फट जाते तो हम युद्ध हार जाते। हालांकि इन हमलों में अर्जेंटीना ने भी अपने 22 एयरक्राफ्ट्स खो दिए। सैकड़ों सैनिकों और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलने के बावजूद न तो अर्जेंटीना पीछे हटने को तैयार था और न ही ब्रिटेन। एयर एंड नेवल के अलावा ग्राउंड बैटल भी जारी थी। 21 मई 1982 की रात ब्रिटेन की एम्फीबियस टास्क ग्रुप, जिसमें 3 कमांडो ब्रिगेड के लगभग 4000 सैनिक थे, ईस्ट फॉकलैंड के सैन कार्लोस वाटर क्षेत्र की बीचेस पर उतरती है और तेजी के साथ ईस्ट फॉकलैंड पर वापस अपना कब्जा जमाने लगती है। 27-28 मई को ब्रिटेन की 2 पैरा बटालियन ने गूज ग्रीन और डॉर्विन पर भी हमला कर दिया। काफी मशक्कत के बाद यहां ब्रिटेन को जीत मिली, लेकिन इसमें उसे अपने 17 सैनिक खोने पड़े। इस लड़ाई में करीब 50 अर्जेंटीनी सैनिक भी
मारे गए और उसके 961 सैनिक कैदी बना लिए गए। 1 जून तक ब्रिटेन की 5th इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक्स्ट्रा 5000 सैनिक फॉकलैंड पहुंच गए, जिससे अब ब्रिटिश डिविजनल कमांडर के पास कैपिटल सिटी स्टैनली पर सीधा अटैक करने लायक पर्याप्त सैन्य बल हो गया था। लेकिन ब्रिटेन के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी अभी बाकी थी। 8 जून को पोर्ट प्लीजेंट से ब्रिटेन की 2 लैंडिंग शिप्स सर ट्रिस्ट्रैम और सर गैलाहद पोर्ट फिट्जरॉय के लिए निकली। सीनियर ऑफिशियल्स की जिद थी कि इन शिप्स पर मौजूद सभी सैनिकों को सी रूट से सीधे पोर्ट फिट्जरॉय पहुंचाया जाए, ताकि वो 11 किलोमीटर की थका देने वाली पैदल यात्रा से बच सके। लेकिन जैसे ही दोनों शिप्स रवाना हुई, माउंट हैरियट पर मौजूद अर्जेंटीनी सैनिकों ने इन्हें देख लिया और कुछ ही देर में 5 अर्जेंटीनी A4 स्काईहॉक्स इन दोनों ब्रिटिश शिप्स पर टूट पड़े और भारी बमबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते 48 ब्रिटिश सैनिकों की जान चली गई और 115 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में अर्जेंटीना के भी 3 पायलट मारे गए। इस घटना की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरह धुएं से घिरे जहाजों पर बम बरसाते हुए हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और जलते जहाजों से जिंदा बचे सैनिकों को बाहर निकाला जा रहा था। ये दृश्य फॉकलैंड युद्ध की सबसे गंभीर और दर्दनाक छवियों में से एक बन गया, जिसने इस युद्ध की भयानकता को दुनिया के सामने रख दिया। युद्ध धीरे धीरे अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था और अंत आते आते ब्रिटिश फोर्सेस का पलड़ा भारी होने लगा था। 11 से 13 जून के बीच ब्रिटिश ट्रूप्स ने माउंट हैरियट, 2 सिस्टर्स, माउंट लॉन्गडन, वायरलेस रिज और माउंट टम्बल डाउन जैसी स्टैनली के आसपास की ऊंचाइयों पर नाइट असॉल्ट्स लॉन्च किए और सभी बैटल्स में ब्रिटेन को डिसाइसिव जीत हासिल हुई। पूरे युद्ध में लगभग 907 लोगों की जान गई, जिनमें 649 अर्जेंटीनियन सोल्जर्स, 255 ब्रिटिश सोल्जर्स और 3 फॉकलैंड के नागरिक शामिल थे। आखिरकार 74 दिन की भयंकर लड़ाई के बाद 14 जून 1982 को अर्जेंटीनियन ब्रिगेडियर जनरल मारियो मेनेंडेज ने ब्रिटिश मेजर जनरल जेरेमी मूरे के सामने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश फोर्सेस ने फॉकलैंड आइलैंड्स पर पूरी तरह से दोबारा कब्जा कर लिया। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत अमेरिका और फ्रांस समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज की मदद के कारण पॉसिबल हो पाई थी, वरना फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर अर्जेंटीना ने जिस तरह का प्रतिरोध दिखाया था, उससे 74 दिनों में कई बार ब्रिटेन हार के कगार पर पहुंच गया था। फॉकलैंड्स वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन ने यहां के कई आइलैंड्स पर परमानेंट मिलिट्री बेस और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल किए, जिन्हें फोर्ट्रेस फॉकलैंड्स के नाम से जाना गया। इसका मकसद था कि भविष्य में कोई इन्वेजन ना हो सके। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी और 1983 के इलेक्शंस में उनकी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली। ये जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि युद्ध से पहले वो ओपिनियन पोल्स में SDP लिबरल अलायंस से पीछे चल रही थी, लेकिन फॉकलैंड्स वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उधर अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को नेशनल ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, जिससे जल्द ही मिलिट्री जुंटा का पतन हो गया और 1983 में वहां फिर से डेमोक्रेसी की वापसी हुई। हालांकि सरकार बदलने के बावजूद अर्जेंटीना ने फॉकलैंड्स पर अपना सोवेरेनिटी क्लेम जारी रखा, लेकिन फॉकलैंड आइलैंड्स पर रहने वाले लोग जो पहले से ही ब्रिटेन के सपोर्ट में थे, ब्रिटेन ने उनका भरोसा कायम रखने के लिए कई डेवलपमेंट्स के काम किए। ऐसे में साल 2013 में जब वहां एक रेफरेंडम करवाया गया तो 99.8% आइलैंडर्स ने ब्रिटेन के पक्ष में वोट किया, लेकिन अर्जेंटीना ने इस रेफरेंडम को नहीं माना और बार बार इंटरनेशनल स्टेज पर फॉकलैंड्स, जिसे वो मालविनास आइलैंड्स कहता है, उसे अपना हिस्सा बताता रहा। साल 2022 में चाइना में आयोजित हुए विंटर ओलंपिक्स के दौरान भी ये मामला गर्मा गया। अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस इसे अटेंड करने चाइना आए हुए थे और इस दौरान उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी हुई। मीटिंग के बाद चाइना ने फॉकलैंड आइलैंड्स पर अर्जेंटीना के सोवेरेनिटी क्लेम का समर्थन किया। ब्रिटेन फॉकलैंड आइलैंड्स की तरह अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस के चागोस आइलैंड्स पर भी सैकड़ों सालों से कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को उसे चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को हैंडओवर करने के लिए अग्री होना पड़ा। इसके बाद इंटरनेशनल गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या ब्रिटेन अब फॉकलैंड आइलैंड्स भी अर्जेंटीना को सौंप देगा। इस पर 7 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने साफ कहा, फॉकलैंड्स हमारी टेरिटरी है और इसे हम किसी को भी नहीं सौंपेंगे। लेकिन अर्जेंटीना का दावा अब भी जारी है। उनका कहना है कि फॉकलैंड्स का ब्रिटेन से कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल रिलेशन नहीं है। ब्रिटेन सिर्फ ताकत के बल पर जोर जबरदस्ती से वहां पर कब्जा किए हुए है। अर्जेंटीना का आइलैंड से ज्योग्राफिक कनेक्शंस है और उस पर उनकी लेजिटिमेट अथॉरिटी है। यही वजह है कि अर्जेंटीना में फॉकलैंड्स एक नेशनल सिंबल बन चुका है। लोग इसके नक्शे का टैटू बनवाते हैं, लॉकेट्स और टी-शर्ट्स पर उसका मैप छपवाते हैं।
उनका मानना है कि भले ही नेटो, यूएस और दुनिया की बड़ी ताकतें ब्रिटेन के साथ है, भले ही उसके पास मॉडर्न आर्टिलरी और न्यूक्लियर वेपन्स हो, लेकिन अर्जेंटीना के पास फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर सही अधिकार है और उनका विश्वास है कि एक दिन ये अधिकार जरूर जीत हासिल करेगा। ऐसे में फॉकलैंड्स नेशनल आइडेंटिटी, प्राइड और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का प्रतीक बन चुका है और शायद इसी वजह से इसका समाधान इतना आसान नहीं दिखता।